क्विक ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। फार्मा, और उसमें स्टॉक जो चुना है मैंने वो है सिप्ला। ट्रेड करा है 1465 पर सिप्ला। स्टॉप होगा कुछ खास नहीं, ज्यादा नहीं, टाइट स्टॉप होगा 1455 का। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 1500 के नजर आते हैं। सिप्ला 1490 टू 1500 जोन्स। ओके, सिप्ला गावा सर की पिक। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरा ध्यान अभी एसबीआई कार्ड में जा रहा है। अगर आप एसबीआई कार्ड देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे 730 735 के लेवल्स आपको इमीडिएटली आ सकते हैं। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 710 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी या ₹6.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे ₹2 का स्टॉप लॉस रखिए, मुझे लगता है ये भी आपको 15 से 18 के लेवल्स तक दिखाएगा। शिल्पा जी एसबीआई कार्ड्स को पिक करती हुई, और ये आपका दूसरा ट्रेड हो गया आज का। और मानस, आपका ट्रेड? माफ कीजिएगा राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड, माफ कीजिएगा। अग्रणी जी, देखिए मेरी नज़र है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। मुझे लगता है कि एक अच्छे लेवल पे खड़ा है, यहाँ से एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। 1880 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1863 का, यानी दिन के लो का। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बनता है जिसका टारगेट बनेगा 1920 का। तो M&M इज अ बाय। ओके, M&M आपका एक बाय ट्रेड हो गया राजेश जी का 1873 पर। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, यूबीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल था और उसे ब्रेक करता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक 20 डेमो के ऊपर अच्छा सपोर्ट ले रहा है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड, और हमें लगा जिस आपका सेटअप बना हुआ है कि शायद 1750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो खरीदारी की सलाह है यूबीएल में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1705 का एक एसएल मेंटेन करें। यूनाइटेड ब्रूरीज, यहाँ पर एक आपको पिक ट्रेड लेना है। फार्मा में अच्छे मोमेंटम है। इप्का लैब्स फॉर एग्जांपल, अच्छा टाइटन ठीक ठाक चल रहा है। सुबह एक रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स की शू कंपनीज पर, उसमें मेट्रो ब्रांड्स और बाटा पर व्यू था। बाटा में एक अच्छा मोमेंटम आया आज। तो आज इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो ठीक ठाक मोमेंटम दिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे एक रेंज ब्रेकआउट नजर आ रही है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ पीआई इंडस्ट्रीज में। कल भी मैंने ये रेकमेंड किया था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 3725, 3725 स्पॉट, करीबन 1% की रिस्क होगी। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3440, 3440, सॉरी 3840, 3840 का। चंदन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? क्विक सिंगल पे मैं फोकस रखूंगा इंडिगो पे, गो इंडिगो। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है, स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, और इसका जो मल्टीपल हर्डल था 3250 3270 वो डिसाइसिवली होल्ड किया है। लगभग 34 दिनों के स्ट्रगल के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट बनेंगे, तो इसके लिए इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3230 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 3460 के टारगेट। ओके, इंडिगो आपका ट्रेड है इस वक्त। मैं इसके कुछ डेटा को रीड कर रहा था। आई थिंक यस, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है और परसों की हायर शेडो में ट्रेड करता हुआ। अमित जी, आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मैं एसबीआई के साथ जाना चाहता हूँ। एसबीआई ने एक अहम लेवल 737 का क्रॉस किया था, और अभी 10-20 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट थोड़ा भी स्टेबल रहता है, पुल बैक आता है, तो मुझे लगता है इट विल बी एन आउट परफॉर्मर जिस हिसाब से इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 735 का, और टारगेट रहेगा 765 का। ओके, देखिए आज दो स्पेसेस हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। एक तो फार्मा हमने डिस्कस कर लिया, इप्का, सन फार्मा, सिप्ला, और दूसरा केमिकल्स। एसआरएफ ने शुरुआत की थी, लेकिन अब बाकी स्टॉक्स जुड़ रहे हैं उसमें। नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, ये कुछ स्टॉक्स हैं। पार्थिव, केमिकल्स बास्केट में कोई पिक है क्या आपकी इस बड़ी करेक्शन के बाद? क्या यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आया? एब्सोल्युटली अनुज जी, हमें लग रहा है कि केमिकल सेक्टर डेफिनेटली बॉटम हो चुका है। अभी जो चेंज आएगा वो मार्जिन्स में आएगा आगे जाते क्वार्टर्स में। तो सुबह मैंने दीपक नाइट्रेट डिस्कस किया था, वहां पे प्रोस्पेक्ट्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। इवन एसआरएफ कैन बी अ वेरी वेरी गुड टर्न अराउंड स्टोरी। नो डाउट उनका जो पैकेजिंग डिवीजन है वो थोड़ा और देरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, लेकिन उनके जो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स है जिसमें फार्मा एग्रो, वहां पे उनकी जो पाइपलाइन है बहुत ही शानदार है।
और मुझे लग रहा है कि ये आगे जाते अच्छे मार्जिन ये कंपनी के लिए ड्राइव करेगा। तो फ्लोरिंग केमिस्ट्री में भी उन्होंने काफी बड़ा फोरे किया है एंड दे आर ट्राइंग टू हैव इनरोड्स इनटू फ्लोरोपॉलीमर्स, जो अभी गुजरात फ्लोरो की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टेरिटरी है। तो आगे जाते अगर पीवीडीएफ जैसे प्रोडक्ट्स अगर एसआरएफ भी सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन और वृद्धि होगी। तो एसआरएफ और दीपक नाइट्रेट ये दो स्टॉक्स अभी फार्मा केमिकल सेक्टर में हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर सकते ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें केमिकल बास्केट में आपको रखते हुए, और मैं एग्जैक्टली कुछ अब स्क्रीन पे डेटा को देख रहा हूँ कि बाजार किस तरीके से इस वक्त बिहेव कर रहा है। तो इनिशियली एक शॉक एब्जॉर्व किया था, याद रखिएगा निफ्टी आईटी का 1150 अंकों का नुकसान है, कोई मामूली बात नहीं है। अनुज, अभी तक तो शॉक एब्जॉर्व किया, लेकिन अभी तक हमारे पास एक सेवर है निफ्टी बैंक। क्या लग रहा है कि क्या ये अगर कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो ये क्या हम ट्रैजेक्टरी तोड़ सकते हैं, और क्या रेस्ट ऑफ द डे के लिए फोकस इंडेक्स निफ्टी बैंक ही रहेगा? जो बैंक फार्मा, देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, आईटी में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि आज की आज लेके आपको आज की आज ही पैसा बनाना है। अगर तो आपकी पोर्टफोलियो अप्रोच है तो भले ही इस डिक्लाइन में आप 2-3 स्टॉक्स ऐड कर लें, लेकिन आज जो सुबह हमने डिस्कस किया था ये मटीरियल न्यूज़ थी। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ लोगों को, स्टॉक्स इंडियन एडीआर्स किस वजह से गिरते हैं ना, उस वजह पे फोकस किया करें। जैसे एक बार इन्फोसिस का एडीआर गिर गया था क्योंकि वो सीएफओ कहीं जा रहे थे इन्फोसिस या विप्रो का, वो न्यूज़ पे अगर गिर जाए ना तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मैक्रो न्यूज़ पे अगर गिरे, गाइडेंस कट मैक्रो न्यूज़ है तो, और वो भी अगले 6 महीने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए तो प्रेशर रहेगा आईटी स्टॉक्स पर आज। तो अगेन आपको फोकस करना है बैंक्स पर। वैसे बाय द वे ब्यूरो हम 21,900 फिर तोड़ रहे हैं, अब हम 21,900 फिर तोड़ रहे हैं मार्केट पर, और अब बैंक निफ्टी भी गिर रहा है और अब मिड कैप इंडेक्स भी नीचे आ रहा है धीरे धीरे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये मार्केट की एक वार्निंग साइन है कि जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो कल हो गई, अब मार्केट थोड़ा सा फिर वीकेंड हो रहा है। और एडवांस डिक्लाइन पर नज़र रखिए, आज बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मत बनिए। 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, चाहे तो 4 दिन का बना लें उसको, ठीक है ना। अपना टर्मिनल शट करके आज ही निकल जाए कहीं जहाँ निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है। आज कार्यक्रम को हल्का ही रखेंगे, थोड़ा सा होली का अगर आप देखें तो इसको रंग देंगे। और क्योंकि देखिए आज सडनली आई थिंक कल के सेटअप, और जैसे कि अनुज ने बिल्कुल सही कहा, कल के सेटअप और आज के आई थिंक सेटअप में इनिशियली ओपनिंग से पहले इतना बड़ी तब्दीली आ गई, थोड़ा डेटा को भी एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। फिर भी कुछ चार्ट्स ले लेते हैं। याद रखिएगा बाय कॉल्स नहीं होंगे, हम बाय कॉल्स पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बाजार एक गोता खा रहा है, और अभी हम शॉर्ट पे भी प्रेशर बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार देखिए आप, आशीष बहती जी, आज पॉजिटिव क्या कहता है फार्मा के लिए, माहौल ठीक ठाक था। एक क्रूड के रिट्रेसमेंट का फायदा पिडिलाइट उठाता हुआ 2919 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है, और ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री ऑलमोस्ट जंप करने की कोशिश करता हुआ। आशीष, अगर ये 2920 के ऊपर कैपिटलाइज करना शुरू करे तो कैसे अप्रोच करें इस ट्रेड को, और फ्यूचर्स पे आपका टेक, स्पॉट पे आपका टेक? चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है पिडिलाइट का, जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है यहाँ से भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2880 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर है 2970 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। मार्केट में अब थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है। एक बार आप चार्ट लेकर आइए इंट्राडे पे रिलायंस का, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको कि बस अब इसका लास्ट सहारा है। अगर ये लोअर लेवल से फिर थोड़ा सा घूमा है, एचडीएफसी बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा घूम गया, और अब आईटी का सहारा है ही नहीं मार्केट को। अगर रिलायंस वीकन होने लगेगा तो मार्केट में वापस बड़ी गिरावट आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो रिलायंस प्लस एचडीएफसी बैंक, इस कोम्बो पर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि आईटी तो वीक है, आज आईटी वीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन फार्मा में मोमेंटम है। हमने जो इप्का लैब्स की बात की थी, मैंने इप्का लैब्स वो लेकर आई एक बार फिर से स्क्रीन पर। इप्का लैब्स अब आई थिंक एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल होता हुआ करीब 2.5% अब ऊपर यहाँ पर इप्का लैब्स। शिल्पा जी, कोई व्यू है क्या आपका इप्का लैब्स पर, अगर आपने पढ़ा हो इसको तो?
जी बिल्कुल, इसका लाभ कल से ही थोड़ा मेरे रेडार में था। ये 1200 के ऊपर चला जाएगा तो इसमें आपको और अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दिखेगा फॉर 1235 से 1250। यहाँ पे 1200 पे थोड़ा अटक सकता है, बट फिर भी जिस तरह से मोमेंटम है आई गेस कि, और फार्मा भी आज मोमेंटम है तो ये चलना तो चाहिए। बट अगेन अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 1200 के ऊपर जैसे ही जाए आप इसमें एक ब्लाइंड बाय ले सकते हैं। तो अब आप 1190 का स्टॉप लॉस रखिए एंड इट शुड डू 1250 टू 1260। ये बिल्कुल। मीनवाइल अब मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ पिक हो रहा है। आज सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी ध्यान रखिएगा 72,179 सेंसेक्स पर। लेकिन ब्रॉडर मार्केट ख़राब हो रही है। ये एडवांस डिक्लाइन शायद बहुत जल्दी पलट जाए। इनफैक्ट ये बार मिड कैप इंडेक्स डे लो पर आया और स्मॉल कैप भी देख लेते हैं एक बार। तो थोड़ी दिक्कत तो है आज। हिमांग जानी जुड़े हमारे साथ। हिमांग गुड मॉर्निंग। एक्सेंचर ने गाइडेंस कट की, आईटी इंडेक्स 3.5% नीचे। क्या इस वीकनेस में कोई आईटी स्टॉक पिक किया जाए या अभी के लिए छोड़ दिया जाए? देखिए अनुज, गुड मॉर्निंग। एक्सेंचर के अलावा जिस तरह से ये टीसीएस का जो ब्लॉक डील हुआ और जैसे अभी मार्केट फोकस करेगा क्वार्टरली अर्निंग्स पे, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स जब शुरू होते हैं तब उसके पहले थोड़ा सा दबाव में जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस डाउनग्रेड हुआ है तो इम्पैक्ट तो बनता है। पर मैं समझता हूँ कि एक लेवल पे थोड़ा सा जब प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाए तो क्वार्टरली अर्निंग के हिसाब से एक बाय करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से HCL टेक, परसिस्टेंट, ये दो नाम में डेफिनेटली एक कंफर्ट रहेगा। बट श्योरली जब उसमें एक 5 to 7-8% का करेक्शन आता है उसके बाद में जरूर से उसको देखना चाहिए। इन्फिनिंग पीरियड में मैं समझता हूँ कि वीकनेस जारी नहीं। परसिस्टेंट सिस्टम आईटी पूरा इस पर कोलैप्स होता हुआ। निफ्टी आईटी अब करीब 1270 अंक नीचे आके ट्रेड करता हो, तो प्राइस डैमेज तो सिवियर हो ही रहा है। मीनवाइल लेट्स टेक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए बीच बीच में हम स्कैनिंग करते रहेंगे। आई मीन जो अदर स्पेस अच्छा कर रहे हैं उनकी बात हम करते रहेंगे। और एक बार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिखा है, ये राजेश जी का बहुत अच्छा से रीड किया हुआ स्टॉक है। राजेश जी, एक पुल बैक जनरेट करता हुआ इस वक्त एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कोई रीडिंग आपकी इस पर? नहीं जी, देखिए मुझे लगता है कि जो स्विंग हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं ये एक्सटेंड होगा करीबन 620 तक। 615 620 ये इसका स्विंग का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग की ही यहाँ पे मैं सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 585 का। 585 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बट स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ इट्स फार्मा। इपका 1197 पे डे हाई पर आ चुका है। सिप्ला 1.5% ऊपर डे हाई पर आ चुका है। सन फार्मा 1.5% डे हाई पर आ चुका है। तो क्रमबद्ध तरीके से इनफैक्ट सिंजिन को देखिए 1% ऊपर लगभग 20 डे की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ। फार्मा 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 एक बार अपोलो हॉस्पिटल को, यस, एक अपोलो हॉस्पिटल्स में अगर आप देखें बड़ा अच्छा कर्व बनता हुआ। आपकी रीडिंग अमित अपोलो हॉस्पिटल्स पे क्या है? आज मेरे ख्याल से इसने कल स्ट्राइक किया था 20 डे को, लेकिन क्लोज नहीं हो पाया था। और शायद ये 28 फरवरी के बाद इस पूरी सीरीज में जो लोअर एजेस पे कर्व बना है आज वो क्रैक होता हुआ हाई साइड पे, मतलब 20 डे में बाइसेक्ट होता हुआ। आपका व्यू इस वक्त इस पे? काफी ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन, एक राउंडिंग पैटर्न कंसोलिडेशन पिछले 15-20 दिनों का चार्ट्स में नजर आ रहा है। इस कंसोलिडेशन ने 50 डेमा बड़ा ब्यूटीफुली होल्ड किया है। लास्ट फ्यू डेज से नैरो रेंज कैंडल्स थी और स्टॉक अब फाइनली अपने 10 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। 6234 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 6150 का। टारगेट्स रहेंगे 6350 से 6400 तक। ओके। अच्छा, टाटा केमिकल्स लेकर आइए एक बार। टाटा केमिकल्स में ठीक ठाक मोमेंटम है। हालांकि ये स्टॉक बैन में है तो इस चीज़ के लिए इस पर ज़्यादा ट्रेड्स ले नहीं पाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर ठीक ठाक है टाटा केमिकल्स में। 1050 पर। हिमांग, आपने कैसे व्यू किया टाटा सन्स के वो जो आईपीओ, फिर उस पर फ्लिप फ्लॉप, टाटा केमिकल्स में बड़ी रैली, फिर उतनी शार्प करेक्शन, कैसे रीड किया आपने इसे? हिमांग, शायद आप म्यूट पर हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए।
सो बेसिकली जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी जहां पे ये जिक्र किया गया था कि आईपीओ 2025 तक आएगा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा टाइमिंग में थोड़ा सा उसमें इशू था। और जिस तरह का मार्केट रिएक्शन था कि जिस तरह से टाटा केमिकल लगभग 30% इन अ शॉर्ट स्पैन, लगभग 2-3 दिन के अंदर ही हो गया, बाकी की टाटा कंपनीज में भी जो एक्शन देखा वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अननेचुरल था। और बाद में जो डेवलपमेंट्स हुई वो जाहिर है कि शायद वो आईपीओ का टाइमिंग भी क्लियर नहीं है, शायद ना भी हो। तो एक कोर्स करेक्टिव एक्शन या करेक्शन हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है उसमें कुछ और भी ब्लॉक डील्स शायद होने की मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे टाटा मोटर में भी एक बात आ रही है, तो उसके चलते हुए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा क्योंकि रनअप काफी हार्ड हो चुका है। पर अगर थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन मिले, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर ये दोनों स्टॉक्स में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। और लगातार पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने देखा कि अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई है टाटा मोटर्स में, ईवी रिलेटेड ट्रिगर्स भी है। तो ये दो स्टॉक के अंदर डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। टाटा केमिकल मेरे ख्याल से टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है। फंडामेंटली जो उसकी प्रोडक्ट्स है उसमें थोड़ा प्राइसिंग का प्रेशर भी है, तो टाइमिंग आई विल अवॉइड टाटा केमिकल। ओके, टाटा केमिकल अवॉइड करेंगे। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स जो हमने स्पॉट किए थे वो अच्छा करते हुए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र राजेश सतपुते जी ने किया, बहुत अच्छा चल रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया। और अभी अभी पिडिलाइट पर टिप्पणी की थी आशीष भाईती जी ने। लुक एट पिडिलाइट, 29-24 डे हाई की ट्रैजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ, सुपर स्विंग देता हुआ। और अनुज, आज सुबह आप ओएमसीज पर टिप्पणी कर रहे थे, लुक एट बीपीसीएल। अब फाइनली उस फॉल के बाद आई थिंक अनुज एक बड़ी खबर नेगेटिव, उसके बाद दूसरी बड़ी नेगेटिव खबर, मीनवाइल उस टाइम क्रूड भी चल गया था, लेकिन आज क्रूड का रिट्रेसमेंट, क्या ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, रेसिपी थी ओएमसीज को पिक करने के लिए? वीरू देखिए, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, मार्केट में ना कई बार आपको इस तरीके के मौके मिल जाते हैं। जैसे वो जब वो डिक्लाइन आई थी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, कोई उस डिक्लाइन का उतने डिक्लाइन का मतलब नहीं था जितनी डिक्लाइन मार्केट में उस समय आ गई थी। तो ये इसके लिए मेरा एक व्यू था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक्स चलेंगे। और कुछ ही पॉकेट्स होती हैं जिसमें मैं लोगों को बोलता हूँ कि हर डिक्लाइन में आप ऐड भी करें, एवरेजिंग भी करें। वैसे मैं नॉर्मली एवरेजिंग के अगेंस्ट होता हूँ, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर गिरावट एक टेम्परेरी है और एक आपको उसके बाद विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। एक बार इलेक्शन खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप अगले 1-2 साल की इनकी अर्निंग्स देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट इसके लिए। और मुझे हैरानी नहीं है कि लोअर लेवल से स्टॉक घूम गए, क्योंकि यहाँ पर वाकई में लोगों को इस चीज़ की समझ है कि भाई पैनिक में ज़्यादा गिर गए स्टॉक्स, ठीक है, लेकिन अब वो उस लेवल पर आ गए हैं जो मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल, यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं है यहाँ से, इसके लिए। और लोअर लेवल पर अच्छी खासी बाइंग आ गई। क्रूड अगर और गिर गया बाई चांस, मान लीजिए अगर क्रूड अगर अगले कुछ दिनों में और नीचे आ गया ना, तो फिर ये स्टॉक्स इवन अपने प्रीवियस हाइज भी रिक्लेम कर सकते हैं। ये भी मेरा एक व्यू है। हेमांग, आपका व्यू ओएमसीज पर? वाकई आई मीन प्राइस वाइज तो आई थिंक लग रहा है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर गए। ये आपका व्यू इस वक्त, और आपकी प्रेफर ओएमसी क्या होगी इस वक्त? मेरे ख्याल से क्योंकि इलेक्शन का पीरियड है तो गवर्नमेंट थोड़ा सा ये जो प्राइस है उसके ऊपर थोड़ा सा उनका जो टोन है वो ऐसा रहेगा कि प्राइस इंक्रीज ना करे अगर क्रूड के दाम बढ़ते भी हैं तो। वो आपने देखा है हिस्टोरिकली। बट जिस तरह की पोटेंशियल है सेक्टर के अंदर और मार्केट शायद इलेक्शन के आगे का भी सोचेगा, तो उस तरह के हालात में मुझे लगता है कि आईयूसी एक ऐसी कंपनी है जहां पे थोड़ा हमें लगता है कि काफी बड़ा रीरेटिंग का ट्रिगर बन सकता है। और भले ये स्टॉक्स बड़े हैं, पिछले 4-6 महीने में जो पीएसयू थीम चली उसमें बहुत बड़ा रनअप हुआ, पर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अभी भी प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो काफी कंफर्ट जोन में है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आपका 3 से 6 महीने का अगर नजरिया है तो आईओसी में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ओके, आईओसी आपका प्रेफर्ड पिक रहेगा इस वक्त। और आईओसी
165.40 पे आके ट्रेड कर रहा है। और इस पैनल के जो प्रेफर ट्रेड्स थे आज के लिए, उसमें एक भारतीय एयरटेल भी था, वो भी अच्छा करता हुआ। भारतीय एयरटेल अगेन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, पूरी OMCs का चंक अच्छा कर रहा है इस वक्त। मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र किया था, कैनफिन होम्स एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करता हुआ। आपकी टिप्पणी आशीष बहती जी, कैनफिन होम्स पे क्या होगी? ये वो स्टॉक रहा जो काफ़ी पिटा, इवन 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की ट्रेजेक्ट्री से भी काफ़ी नीचे गया था। मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री, वहाँ से पुल बैक था। और ये प्राइस एग्जैक्टली 750 इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, लौटते टाइम इसको रीगेन करता हुआ। आपका टेक इस पर? जी वीरेंद्र जी, पिछले 3 दिनों की चार्ट स्ट्रक्चर जो बन रहा है, अगर मैं इंट्राडे में बात करूँ, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है और क्लियरली हायर हाइज बना रहा है। स्टॉक नीचे से बाउंस दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये वेल प्लेस्ड है अपना 20 डेमा और 200 डेमा दोनों का जो क्लस्टर है उसे रीगेन करने में करते हुए देखने मिल सकता है। तो 770 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 740 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए तो ये इस समय एक व्यू कैनफिन होम्स पर। मीनवाइल एक बार आप ज़रा वापस BPCL और HPCL लेकर आइए और आप देखिए क्या शानदार मोमेंटम इन स्टॉक्स में, और ये स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हुई है आपकी आंखों के सामने। BPCL करीब करीब 7 रुपये ऊपर अब 1.25%, और HPCL अब 480 के आसपास। इसकी एक बार मुझे 52 वीक हाई और लो की प्लेट दिखाइए ज़रा। HPCL और BPCL दोनों की अगर देख लेते हैं। IOC थोड़ा कम डिस्कस करते हैं क्योंकि वो उतनी लिक्विडिटी नहीं होती उसमें जितनी इन दोनों में होती है। HPCL एक BPCL 688 वाला 595 और नीचे तो खैर काफ़ी गया था, और HPCL का भी हाई मेरे ख्याल से 600 के करीब था, वहाँ से नीचे आया। तो इन दोनों स्टॉक्स में अब अच्छा खासा मोमेंटम